Okay, very good morning. So today we will discuss the previous year NEET question part second. हम लोग फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हम लोग आफ्टर 20 we discuss the question for previous year for chapter some basic concept of chemistry का क्वेश्चन है और 20 तक हो गया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 कि देखिए हीमोग्लोबिन है एंड इन हीमोग्लोबिन आयरन का परसेंटेज गिवन बाय वेट और मॉलिक्यूलर वेट हीमोग्लोबिन का भी गिवन है। तो नंबर ऑफ आयरन एटम एटॉमिक वेट 56 होता है, कितना नंबर ऑफ आयरन एटम हीमोग्लोबिन में होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए नंबर ऑफ आयरन एटम अगर x है तो परसेंटेज ऑफ आयरन, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन इनटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन। एटॉमिक मास कितना गिवन है 56, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास। टोटल मोलर मास क्या है 67200 इंटू 100। ये परसेंटेज ऑफ आयरन और ये भी गिवन है, ये कितना है 0.334। तो यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 20 से सिंप्लीफाई करेंगे 20 कैंसिल होगा और ये 56 12 टाइम में कट जाएगा। तो जो x का वैल्यू है यहाँ पर, हाँ x का वैल्यू होगा 12 इंटू 0.334 और ये लगभग 4 आ जाता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 12 और 0.33 को 1/3 भी एज्यूम कर सकते हैं, तो ये भी आपका 4 आ जाता है। तो इसमें 4 आयरन एटम प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ बोलिए सर, ये फिर से समझा दीजिए ना सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आया। इसमें क्या है कि परसेंटेज ऑफ आयरन दिया हुआ है, तो किसी भी एटम का जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ आयरन एटम, जिसमें हम लोग आयरन एटम x मान ली, यही कैलकुलेट करना है, इनटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन। एटॉमिक मास गिवन है 56 डिवाइडेड बाय टोटल मास या मॉलिक्यूलर मास 67200 इंटू 100, ठीक है ना। और ये आयरन का परसेंटेज तो गिवन है, कितना दिया हुआ है 0.334 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेना है, इसमें x का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और 56 का ये 12 टाइम में कंप्लीट कर जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू 12 इंटू 0.334 और ये आपका आंसर 4 आ जाता है। या इसको 0.33 को हम लोग 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3.334 ऐसे भी हो जाता है। 1/3 इंटू 12, ये भी आपका आंसर क्या हो जाता है 4 आ जाता है। तो इसमें आंसर 4 होगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर जो 22 है हमारा, 22 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि 0 जो है डेसिमल या डिजिट के पहले सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसलिए आंसर डी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखिए कंपाउंड दिया हुआ है, इसका 1 मॉलिक्यूल का वेट। देखिए इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास हो जाएगा 60 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 122, 60 इंटू 12 कितना होगा 720 और प्लस 122, ये हो गया आपका 844 ग्राम। तो इसका जो मोलर मास है 842 ग्राम हो गया। मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड कितना आ गया 842 ग्राम। और 842 ग्राम किसका मास है, 1 मोल का मास है, नहीं 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल का मास हो गया 842 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 और फिर 24, 6 4 जा 24, ठीक है ना, 6 4 जा 24 और
फिर 6 3 जा 18.6 इतना आ गया। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल यहाँ लेंगे तो 1.42 × 10⁻20 - 21 ग्राम, यानी कि ऑप्शन इसमें बी करेक्ट। क्लियर है ना? चलिए, तो दिस इज द 20 क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। देखिए 24 जो क्वेश्चन है ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। तो कह रहा है इसका जो आंसर आएगा इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो देखिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। जो क्वेश्चन है उसमें मिनिमम, देखिए यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इस वाले पार्ट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर भी हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो मल्टीप्लिकेंट या डिविडेंट में जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आंसर भी हमको हमारा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेंट और डिविडेंट में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो आंसर भी हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये है लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो आंसर सी होगा। क्लियर है ना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 नंबर क्वेश्चन कि ये एवोगाड्रो नंबर है, देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन N-3 आयन। देखिए नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 माइनस है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको जब अरेंज करेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 होगा, सेकंड सेल में 8 होगा, और इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक आयन में कितना है? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 4.2 ग्राम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? तो इसको हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो 4.2 और एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। तो 4 3 जा 43 42, तो 3/10 मोल हो गया। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है कि मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स। एक्स क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर आयन हो जाता है। तो मोल कितना है? मोल जो हमारा कितना आ गया? 3/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है पर आयन? 8 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाय 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर। दिस इज द 2.4 इंटू एवोगाड्रो नंबर 2.4, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन सर 25 समझ नहीं आया सर। हाँ 25 जाएगी। 25 में क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? 25 में कैलकुलेट क्या करना है? तो देखिए कल इसमें 2-3 स्टेप में बाय प्रोसेस 2-3 स्टेप में हम लोग को करना है। फर्स्ट ये है कि इसमें कैलकुलेट क्या करना है। तो कैलकुलेट देखिए ये एक आयन दिया हुआ है और इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। कितना में? 4.2 ग्राम में। तो फॉर्मूला तो यही है कि मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स, जहाँ एक्स जो होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक आयन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये फॉर्मूला हमको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स। मोल कैसे निकालेंगे? देखिए मास इसका दिया हुआ है कितना? 4.2, और एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। तो ये 3/10 मोल आ गया। 4 3 जा और 3/10 मोल। एन का वैल्यू कितना आ गया? 3/10 मोल। इंटू एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू रखना नहीं है क्योंकि आंसर एवोगाड्रो नंबर के ही टर्म में है।
इंटू एक्स, एक आयन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखिए नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 गेन किया, 3 प्लस हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन आयन नाइट्राइड आयन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे अरेंज करेंगे, फर्स्ट सेल में 2 होगा, सेकंड सेल में 8 होगा। इस जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एक आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ x का वैल्यू 8 हो गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 24 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इसी को लिख सकते हैं 2.4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, आंसर ए। क्लियर है? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्वेश्चन नंबर जो है 26 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन पढ़ने में तो लेंदी नहीं, लेकिन लेंदी है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी और सिंपल क्वेश्चन। देखिए मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है ऑक्सीजन का और SO2 का 32 एंड 64, लेकिन ये दिया हुआ ना, इसमें इसका क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं था, लेकिन ऐसे ही गिवन इंफॉर्मेशन कभी कभी दे दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस और 150 प्रेशर पर 1 लीटर ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा 2 लीटर SO2 में अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। तो ये एक्चुअली पूरा स्टेटमेंट हो गया एवोगाड्रो लॉ का। एवोगाड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, चाहे कोई भी गैस क्यों नहीं हो, उसके मास से कोई लेना देना नहीं। ये 1 लीटर में n मॉलिक्यूल है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल, तो 2 लीटर में 2n मॉलिक्यूल होगा। 1 लीटर में n मॉलिक्यूल है, तो 2 लीटर में 2n मॉलिक्यूल हो, चाहे कोई गैस क्यों नहीं हो। ये लॉ एवोगाड्रो लॉ है, तो आंसर इसमें सी होगा। क्लियर है ना? तो डायरेक्ट इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेंगे उसी हिसाब से नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करता है। सेम वॉल्यूम में सेम मॉलिक्यूल होगा। 1 लीटर O2 में जितना मॉलिक्यूल होगा तो 1 लीटर SO2 में भी n मॉलिक्यूल होगा। 2 लीटर O2 में 2n मॉलिक्यूल होगा, तो 2 लीटर SO2 में भी 2n मॉलिक्यूल होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप 10 एंड 11 और इसका परसेंटेज भी दिया हुआ 19 एंड 81। एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? देखिए बाय थ्योरी क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना, m1 10 है और इसका परसेंटेज 19 है, m2 11 है, इसका परसेंटेज 81 है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बिना सॉल्व के ट्रिक भी लगा सकते हैं, ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे ट्रिक अप्लाई करना है कि मान लीजिए ये जो एटॉमिक वेट 10 है और इसका परसेंटेज 50% है नेचर में, और ये 11 है, इसका भी 50% है। बात समझ आया ना? एक बोरोन 10 है और एक बोरोन क्या है 11 है, ये भी 50% है, ये भी 50% है। तब इसका वेट, एवरेज एटॉमिक वेट जो होता है ये बीच में होता है 10.5 होगा। क्या समझे? दोनों अगर 50% होता तो एवरेज एटॉमिक में वेट जब कैलकुलेट करते इस फॉर्मूला से तो क्या आ जाता है 10.5 आ जाता है। अब ये देखना है ट्रिकी वे में कि किसका परसेंटेज ज्यादा है। देखिए दोनों 50% नहीं है, अगर बोरोन का परसेंटेज ज्यादा है, देखिए 80% है, तो एवरेज एटॉमिक मास 10.5 से 11 के बीच में आएगा। ठीक है ना, अगर बोरोन 11 जो है 50% से ज्यादा है, अगर बोरोन 10 50% से ज्यादा होता तो इसका एवरेज एटॉमिक मास 10 और 10.5 के बीच में होता। बात समझ में आया ना? देखिए बोरोन
11 जो है ये 50% से ज्यादा है, मतलब ये कि एवरेज एटॉमिक मास 10.5 और 11 के बीच में आना चाहिए। तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ज्यादा तो कभी नहीं होगा, आंसर ए हो जाएगा। तो ये ट्रिक हो गया कि 50-50 रहता है तो बीच में आता है एवरेज एटॉमिक मास 10.5। अब जो ज्यादा है बोरोन 11 81% है, ये ज्यादा है, तो इसका आंसर 10.5 से 11 के बीच में आएगा। अगर बोरोन 10 जो है 50% से ज्यादा होता तो आंसर जो है 10.5 और 10 के बीच में होता। तो ये गेस, डायरेक्ट गेस करने के लिए ट्रिकी वे अप्रोच हो गया। अदरवाइज अगर ये या फार्मूला बाई फार्मूला भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना? यस सर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसका भी फॉर्मूला यही है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स। एक्स क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एटम देखिए एक मॉलिक्यूल में 2 है। अब देखिए मोल कितना है, तो मोल निकालेंगे गिवन मास 4.4 बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एक्स कितना है, यहाँ पर 2 है, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम 2 है। तो ये तो हो गया 1/10, 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5, तो 1/5 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ये इसको देखिए डिवाइड करेंगे 1.2 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट, 28 का ऑप्शन ए। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मोल में ले लेना है इंटू एवोगाड्रो नंबर, और एक्स क्या है? नंबर ऑफ एटम पूरा। अगर CO2 का मॉलिक्यूल पूछता, CO2 टोटल एटम पूछता तो टोटल एटम काउंट करते, ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है तो केवल ऑक्सीजन एटम देखेंगे एक मॉलिक्यूल में कितना गिवन है। तो इसमें आंसर ए करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब हो गया मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। और इसमें दिया हुआ है 602 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? 6.02 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 10 टू द पावर 23, ये कैंसिल है, 23 से 23 ये 10 मोल आ गया। देखिए 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में 10 मोल कार्बन होगा और 10 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, यानी कि ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 10 हो गया, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 10 हो गया, मोल ऑफ ऑक्सीजन 10 हो गया। लेकिन यहाँ ग्राम मॉलिक्यूल पूछ रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। देखिए 10 एटम इक्वल टू 5 मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, यहाँ भी 10 एटम हो गया, यहाँ 5 मॉलिक्यूल। अब 5 मॉलिक्यूल का मतलब 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, आंसर बी होगा। ठीक है ना? अगर ये पूछता कि CO2 मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूल कितना, यहाँ ऑक्सीजन नहीं पूछता, CO2, तो 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता। अगर कार्बन का पूछता कि कार्बन एटम का ग्राम एटम कितना है, तो 10 ग्राम एटम ऑफ कार्बन हो जाता। लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पूछ रहा, ऑक्सीजन एटम भी पूछता तो 10 ग्राम एटम यहाँ होता, एटम ऑफ ऑक्सीजन होता। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। What is the weight of oxygen required for complete combustion of 2.8 kg of ethylene? देखिए इसमें सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि इथाइलिन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C2, क्या होता है इथाइलिन का फॉर्मूला? दैट इज C2H4। ये इथीन का ही दूसरा
कॉमन नेम होता है इथाइलिन। अब इसका कंबशन करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए C2H4 का जो बैलेंस रिएक्शन होता है प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, तो X प्लस Y/4 यानी कि 2 + 4/4 यानी 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो 2 CO2 और 2 H2O फॉर्म होगा। अब देखिए हमको रिलेशन ऑक्सीजन में और इथाइलिन में देखना है। तो इथाइलिन का जो है कि अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.8 kg। तो इसको ग्राम में अगर लिखेंगे तो 2800 ग्राम हो गया। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो 12 24 और प्लस 4 28 ग्राम होता है, यानी कि 100 मोल आ गया इथाइलिन का, 100 मोल। देखिए बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल कितने से कंबाइन कर रहा है, 3 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। तो 100 मोल कितने ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, 300 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 300 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। तो 300 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, देखिए तो 300 × 32 इतना ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। केजी में अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे, केजी में 2 जीरो से कैंसिल हो गया, ये 3.2 आ गया। तो 3 × 3.2 kg यानी कि 9.4 kg, सॉरी 9.6 kg आंसर सी होगा इसमें, 9.6 kg। सर ये वाला किसी और कलर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ बताइए क्या करें। ये वाला क्वेश्चन किसी और कलर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, ये वाला दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला क्वेश्चन मतलब ब्लैक से दिखाई नहीं दे रहा है। ओके ओके ओके। तो इसमें ये कह रहे थे कि सबसे पहले हम लोग को इथाइलिन का जो फॉर्मूला है हमारा, इथाइलिन का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग ले लेंगे C2H4 और फिर ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन लिखना है। इथाइलिन होता है, इथीन को इथाइलिन कहते हैं, इथाइलिन और इथीन सेम होता है। और इसका कंबशन लिखना है, ऑक्सीजन के साथ कंबशन। तो ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा तो ऑक्सीजन का अमाउंट कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन कितना मोल होता है, X + Y/4 यानी 2 + 4/4 यानी कि 3 मोल ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो 2 मोल CO2 2 CO2 फॉर्म होगा और 4 हाइड्रोजन है तो 2 H2O Y/2 H2O प्लस जो है कि 2 H2O फॉर्म होगा। प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट से जो है कि देखिए इसमें प्रोडक्ट से हम लोग को रिलेशन किस में देखना है, रिलेशन देखना है इथाइलिन और ऑक्सीजन में, ठीक है ना, कि 1 मोल इथाइलिन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। अब देखिए इथाइलिन का अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया है 2.8 kg। तो 2.8 kg को ग्राम में कैसे लिखेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 ग्राम। अब देखिए ये कितना ग्राम दिया हुआ है 2800, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो C2H4 का इथाइलिन का मोलर मास कितना होगा, देखिए 24 + 4 28, तो इसको 28 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 मोल आ गया। देखिए बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए 100 मोल इथाइलिन 300 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन का अमाउंट बताना था, तो ये ऑक्सीजन आ गया 300 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसको ग्राम में चेंज करना है तो इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये ग्राम में चेंज हो गया कितना 32 × 300 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसको केजी में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा और 10 को इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 × 3 kg और ये कितना हो जाएगा 9.6 kg, आंसर सी हो। क्लियर है? यस सर। ओके, so this is the question number 30. Next question is 31. Question number 31 देखिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये दिया हुआ रेशियो ऑफ CpCv ऑफ गैस, कोई गैस X है 1.4,
देखिए ये वाला लाइन जो है ना, ये जो है हम लोग का एक चैप्टर है फिजिकल का, थर्मोडायनेमिक्स, लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट का, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है। इसमें ये सारा पढ़ना है, गैस का प्रॉपर्टी जो है, गैस का कितना हीट कंटेंट करता है, उसी को सीपी सीवी, सीपी का मीनिंग होता है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी, जो भी है ये थर्मोडायनेमिक्स में सारा आपको डिस्कशन करना है। इसलिए इस चैप्टर का ये वाला लाइन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से है। लेकिन जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है सीपी सीवी का जो रेशियो है, ये डाई एटॉमिक गैस का होता है। किसका होता है? ये हम अभी इंफॉर्मेशन आपको बता दे रहे हैं, ऐसे इस चैप्टर का नहीं है कि ये जो वैल्यू है ये किसके लिए होता है, डाई एटॉमिक गैस। कोई भी गैस हो सकता है, ऑक्सीजन का भी ये वैल्यू आएगा, हाइड्रोजन का भी यही वैल्यू आएगा, क्लोरीन हो गया, कोई भी डायटोमिक गैस का जो सीपी-सीवी का रेशियो है 1.4 आता है। तो इस इंफॉर्मेशन से ये बता रहा है कि कोई डायटोमिक गैस है। इस चैप्टर में इस डायरेक्ट लाइन को लिख देते हैं कि एक डायटोमिक गैस एक्स है, बस इतना इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गया। अब सेकेंड लाइन जो है इसमें, तो पता चला कोई डायटोमिक गैस है, इसका मीनिंग यही है, पूरे लाइन का मीनिंग यही है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 11.2 लीटर। तो मान लीजिए डायटोमिक गैस ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, कुछ भी है, और ये 11.2 लीटर है, यानी कि ये हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो हाफ मोल ऑक्सीजन में कितना एटम होगा? तो इसका टोटल नंबर ऑफ एटम किससे निकालते हैं? मोल यानी कि 1/2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, सॉरी एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 2 एटम है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6 इंटू 10⁻23 आंसर ए होगा। तो थोड़ा समझ में आया? अगर इस लाइन को केवल हम लोग ये ट्रांसफॉर्म कर सकते थे कि देयर इज ए डायटोमिक गैस, ये पूरे लाइन का मीनिंग यही है, ठीक है ना? तब नंबर ऑफ एटम 11.2 लीटर में कितना हो गया? 6.02 10⁻23। ओके, चलिए क्लियर है यहाँ तक ना? एनी डाउट? नो सर। चलिए, तो इस लाइन को हम ट्रांसफॉर्म कर दिए कि ये हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, इसलिए अभी इसके बारे में आपको जो है बहुत ज्यादा ये नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, और इस फर्स्ट टॉपिक का 32 33 बस 2 क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टोटल 3 टॉपिक, 3 डिवीजन करके दिया हुआ है, टॉपिक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। देखिए 32 को जो क्वेश्चन है, 1 cc ऑफ N2O एट NTP। 1 cc का मतलब, cc कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब, या cc ml को भी कह सकते हैं, यानी कि 1 ml जो है, 1 ml N2O गैस दिया हुआ है। 1 ml जो है कि N2O गैस दिया हुआ है, किस पर दिया हुआ है? NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। तो इसमें जो है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो देखिए यहाँ पर जो है ना, हम लोग NTP और STP को इक्वल मानकर चलेंगे। NTP STP सेम कैलकुलेशन, ऑप्शन के हिसाब से ऐसा कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर टोटल एटम कैलकुलेट करना है, तो इसमें देखिए कि एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 3 एटम है। तो टोटल 1 ml जो है कि वॉल्यूम दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, मोल कितना होगा? तो गिवन वॉल्यूम कितना है? 1 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ml में कितना होता है? 22,400 ml, और इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना? 6.02, या 6 भी ले सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा। 6.02 इंटू 10⁻23, और एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? जो है कि 3 एटम है। ये हो गया हमारा, 3 एटम है। अब देखिए एटम कितना होगा, तो ये देखिए 2 0 से 6 3 जा, ये 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मान लीजिए केवल 6 ही ले रहे हैं, 18 हो जाएगा। और ठीक है ना, ये 2 0 से 2 0 हम लोग कैंसिल कर दिए, तो ये 21 हो जाएगा। और फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये आ जाएगा 1.8224 इंटू 10⁻22 एटम आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना एटम आ गया, यानी कि ये करेक्ट है। वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे,
तो 6.02 वॉल्यूम कितना है 1 ml है, मोल पहले निकालेंगे 1 बाई मोलर वॉल्यूम, और 6.02 10⁻23 है, और एक मॉलिक्यूल तो है ही, तो ये मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इतना आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी, आंसर इसमें डी करेक्ट है। ऑप्शन समझ में आया या फिर इसको कुछ एक समझाना पड़ेगा, बताइए। इसमें जो है इस 1 ml NO2 में वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 1 ml, इसको मोल में तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, गिवन मोल बाई मोलर वॉल्यूम 22,400 ml, ये मोल हो गया। अब बस इसमें एटम कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करना है, और इसमें ऑल ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है ना? अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, तो 7 + 7 + 8, 7 + 7 + 8, तो 14, और ये 22 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 22 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला वैल्यू भी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। देखिए एसटीपी पर कह रहा है कि डेंसिटी CCl4 का कितना होगा ग्राम पर लीटर में। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास बाई मोलर वॉल्यूम, ऐसा लेंगे। तो मोलर मास इसका कितना होगा, देखिए तो कार्बन का 12 होता है, प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 420 का 0 हो जाएगा, और फिर 20 और 2 22 हो जाएगा, और फिर 12 और 2 14 142 ग्राम हो जाएगा इसका मोलर मास, सॉरी 142 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा 451 154 ग्राम हो गया CCl4 का मोलर मास। तो 154 ग्राम CCl4 का मोलर मास हो गया। अब मोलर वॉल्यूम कितना होता है, मोलर मास बाई मोलर वॉल्यूम, मोलर मास होता है 22.4 लीटर, ये डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर, तो ये 6.87 जो है कि हमारा आ जाता है डेंसिटी ऑफ CCl4 एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो है कि डेंसिटी जो CCl4 का होगा 36.87 ग्राम पर लीटर। तो ये पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, यहां तक सब क्लियर है? यस सर। नाउ वी मूव टू पार्ट सेकेंड, और पार्ट सेकेंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है 34 से लेकर 39 तक, यानी कि 33 और 6 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है, किसमें, टॉपिक 2 में, जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन और इंपिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए टॉपिक जो सेकंड है परसेंटेज कंपोजिशन और इंपिरिकल फार्मूला, इसका फर्स्ट क्वेश्चन 34 है, और इसमें हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इंपिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखिए बाय प्रोसेस तो हम लोग बहुत क्वेश्चन किए नहीं, कि एटम ले लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, फिर परसेंटेज इसका लिखते हैं, फिर परसेंटेज बाय एटॉमिक मास डिवाइड करते हैं, फिर सिंपल रेशियो आता है, फिर सिंपल होल नंबर रेशियो लेते हैं, और फिर ये इंपिरिकल फार्मूला होता है। लेकिन देखिए यहाँ अब हम ट्रिक बाय ट्रिक बात करेंगे कि बिना इतना स्टेप के ट्रिकी इसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है ना, बाय प्रोसेस तो क्लियर है। ट्रिकी सॉल्व करने का देखिए ये तरीका होता है कि ये देखना है कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और देखिए कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, अगर दोनों को सम करेंगे तो 38 + 9, ठीक है ना, 8 9 47 हो जाएगा, और इसको भी जोड़ देंगे तो लगभग ये 48% आ रहा है। और ऑक्सीजन कितना परसेंट है बाय मास, तो ये लगभग 52% होगा। तो ऑप्शन में ये देखना है कि कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो किसमें, ऑक्सीजन का मास जो है कार्बन हाइड्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा है, ऑप्शन को एक्सक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये डी ऑप्शन ले रहे हैं, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन भी 16 ग्राम है, और कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए 12 + 4, ये भी जो है कि 16 ग्राम है, तो ये तो 50% हो जा रहा है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑक्सीजन का वेट जो है कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? अब देखिए इसमें 16 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, और कार्बन हाइड्रोजन 15 ग्राम है। इसमें 16 ग्राम है और कार्बन हाइड्रोजन 14 ग्राम है। इसमें 16 ग्राम है और कार्बन हाइड्रोजन जो है कि आपका कितना है
13 ग्राम है। तो देखना है डिफरेंस जो है बहुत कम है। देखिए ये 48% है, ये 52% है। डिफरेंस क्या है हमारा, बहुत कम है, ठीक है ना, मास में। तो ऑक्सीजन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए किससे। अब ये तीनों ऑप्शन हो सकता है। अब तीनों ऑप्शन में हमको चूज करना है ट्रिकी वे में। तो इसमें तरीका ये है, किसी एक का परसेंटेज हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का परसेंटेज किसमें 9% है, ए में कि बी में कि सी में। अब हम मान लेते हैं कि इसमें 15 और 16 बहुत कम का डिफरेंस है, इसमें आ जाना चाहिए ये परसेंटेज। तो इसमें हम लोग चेक कर लेंगे कि हाइड्रोजन का परसेंटेज 9 है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे कि हाइड्रोजन 3 ग्राम है और टोटल कितना है 15 + 16 31 है और इंटू 100। देखिए ये 3, इसमें हम ये कह रहे थे कि कार्बन हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है टोटल कितना है 48 है, 50 से कम है। यानी ऑक्सीजन का मास थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए कार्बन हाइड्रोजन से। देखिए 4 वाला ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी 16 ग्राम है, कार्बन हाइड्रोजन भी 16 ग्राम है, दोनों 50% है, इक्वल है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए बी सी में चेक करना है। अब इसमें किसी एक में हाइड्रोजन का परसेंटेज, जैसे मान लीजिए हमको लग रहा है फर्स्ट आंसर हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट में हाइड्रोजन का परसेंटेज यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन बाई टोटल मास दैट इज 31 इंटू 100, ठीक है ना। देखिए 3 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में 93 हो जाएगा और फिर जो है 770 होगा तो 3 2 जा 2 टाइप में जाएगा और 3 इंटू 3.2 कितना हो जाएगा 9.4। तो ये लगभग इसके करीब आ रहा है 9.6, यानी हाइड्रोजन का परसेंटेज इस कंपाउंड में ही 9.6 है, तो आंसर ए होगा। या फिर डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का किसमें परसेंटेज 9% है, तो वही हमारा आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो बाय प्रोसेस भी कर सकते हैं, बाय ट्रिक भी कर सकते हैं। इस ट्रिक को देखिए एक और क्वेश्चन पर, यानी कि आंसर इसमें एक करेक्ट है। इस ट्रिक के ऊपर एक और क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं, इसको और शॉर्टकट में हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर ये 36 ले लेते हैं, ठीक है ना। 35 के बाद जाएगी 36 में अप्लाई कर रहे हैं। देखिए इसमें कार्बन का 40% है, हाइड्रोजन 6% है, टोटल कितना हो गया लगभग 46.6% है। तो इससे जो है कि ज्यादा है ऑक्सीजन, ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन लगभग कितना परसेंट हो जाएगा, तो 47 ले लेंगे तो भी 53%। ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए कार्बन प्लस हाइड्रोजन का। तो देखिए आंसर ए होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि केवल कार्बन यहाँ कितना है 36 ग्राम है, 12 3 जा 36, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज अमाउंट मास ज्यादा है, किससे, ऑक्सीजन से ज्यादा है। जबकि कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों का मास ऑक्सीजन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देखिए ये वाला देखिए, ये दोनों 50% है, ऑक्सीजन भी 60 ग्राम है और कार्बन प्लस हाइड्रोजन भी 16 ग्राम है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचा, बी और सी। अब इस दोनों में सिर्फ ये देखना है किसमें कार्बन 40% है, कार्बन 40% किसमें है। तो देखिए किसी एक में चेक कर सकते हैं, बी में सी में चेक करेंगे, अगर ये आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज बी आंसर हो जाएगा। किसी एक में चेक कर लेना है। तो मान लीजिए हम लोग सी में चेक कर रहे हैं कार्बन का परसेंटेज, कार्बन का अमाउंट कितना है 12 ग्राम है और टोटल मास कितना है 12 + 2 14 और प्लस 16 30 है आपका, और इंटू 100 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 4 या 14 और ये 40% कार्बन आ गया, कि आंसर सी होगा। बात समझ में आया मेरा? यस सर। हाँ, तो इसको बाय प्रोसेस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन लेंदी होगा। ट्रिकी वे में बस ये देख लेना है किसमें कार्बन का परसेंटेज 40% है, डायरेक्ट हमारा आंसर मिल सकता है। तो 35 34 देखे, 36 देख ले, 35 देखिए एक बीच में क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलिनियम है और सेलिनियम ये जो मेटल है, किसी इंजाइम में, एक इंजाइम का नाम है पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रेज, इसमें सेलिनियम मेटल होता है, ठीक है ना। और इसमें सेलिनियम का परसेंटेज वेट दिया है 0.5% और सेलिनियम का वेट भी दिया है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट 78.4 ग्राम होता है। तो इसका मिनिमम वेट कितना होगा, तो मिनिमम वेट के लिए ये मानना होगा कम से कम 1 सेलिनियम एटम प्रेजेंट है। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि सेलिनियम कितना है 0.5%, मतलब 0.5 ग्राम सेलिनियम इन 100 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल या इंजाइम, ठीक है ना। तो 1 ग्राम सेलिनियम कितना में होगा,
100/0.5 में 1 ग्राम सेलेनियम होगा। और 1 एटम सेलेनियम का मतलब क्या हो गया 78.4। तो 78.4 ग्राम में कितना एंजाइम का वेट हो जाएगा? तो देखिए 100 डिवाइडेड बाई 0.5 को 5, इसको 0 को ऊपर कर दे रहे हैं, इंटू 78.4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये जो है कि 5 टू 10 200 और 200 इंटू 784, ठीक है ना, 200 इंटू 784 तो 2 इंटू 7840 हो गया। और इसका डबल कर लेंगे तो 0, 4 टू 8 हो गया, 8 16 1 हो गया, और 14 1 15 हो गया, इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1.61234, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट हम बोले सर इसको डबल क्यों करेंगे? डबल नहीं करना है तो सॉल्व किए हैं, डबल नहीं किए, देखिए सॉल्व कर रहे हैं ना हम, डबल कहाँ कुछ किए हम माने। यस सर, समझ गए। हाँ, सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए जो है कि आपका ये 5 से 200 आ गया, तो जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा सॉल्व करना। ओके, तो 35 हो गया। 36 का हम लोग आंसर सी देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। नाउ वी हैव 5 मिनट। तो ठीक है, आज जहां तक हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं 30, इसमें 3 क्वेश्चन है, हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो बचा हुआ रेस्ट क्वेश्चन है, आप तो हम लोग टेस्ट के बाद डिस्कस कर लेंगे। टेस्ट के बाद बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करना होगा, इसमें का क्वेश्चन प्लस DPP 9 और 10 डिस्कस करेंगे। फिर टेस्ट पेपर जो होगा आपका उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर 1-2 और DPP हम लोग जो है कि डिस्कस करना है, और फिर उसके बाद थ्योरी भी कंटिन्यू करेंगे मंडे से। तो देखिए एक क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देख लेते हैं। 37 देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है। कार्बन 40%, हाइड्रोजन 13%, यानी इसमें कार्बन हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है ये 50% से ज्यादा है, यानी 53% है। तो यानी कि नाइट्रोजन का परसेंटेज लगभग 47, यानी कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कम होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें देखिए नाइट्रोजन जो है N2 जो है 28 है, नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा है, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन बी, डी और यहाँ देखिए कितना है, ये सॉरी 12 और 16 ग्राम है, ये 19 ग्राम, ये हो सकता है। तो बी सी डी हो सकता है। बी सी डी में देखना है किसमें कार्बन का परसेंटेज 40% है, कार्बन का परसेंटेज 40% है। ठीक है ना, और बाकी 60% हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। तो 40-60 का रेशियो देखना है किसमें होना चाहिए, तो इसमें चेक कर सकते हैं। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन कितना है 16 है, और ये 15 ग्राम, ये कम का डिफरेंस है। अच्छे, यहाँ पर देखिए तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है कि 17 ग्राम है, नाइट्रोजन जो है कि 40 ग्राम है, ज्यादा का डिफरेंस है। यहाँ और ज्यादा का डिफरेंस है, कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये जो है कि 24/7, यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस। देखिए सी अप्रोप्रिएट लग रहा है, इसमें कार्बन का परसेंटेज देख लेते हैं। कार्बन 12 ग्राम है, और हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन 14, ये 18 ग्राम है, और इंटू 100 जो है कि सॉरी 12 प्लस 18 ये 30 हो गया, 30 हो गया, ये 30 हो गया। तो 0 से 0, 3 4 जा 40, और ये 40%, तो इसमें कार्बन का परसेंटेज 40 है, इसलिए आंसर सी होगा। क्लियर है ना? यस सर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जो है कि सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, परसेंटेज वेट निकालना है जिंक का, किसमें, इस कंपाउंड में। इसको व्हाइट विट्रियोल कॉमन नेम से जानते हैं। जिंक सल्फेट इंटू 7H2O होता है। तो इसका टोटल मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर जिंक का वेट दिया हुआ, फिर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल मोलर मास के लिए देखिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जिंक का कितना होता है 65 ग्राम, और सल्फर कितना होगा 32 ग्राम, ऑक्सीजन 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 ग्राम, और वाटर का कितना होता है 18 7 जा, तो 18 5 जा 90, और प्लस 36, ठीक है ना, तो 126 ग्राम। तो वाटर का हो गया 126 ग्राम। टोटल को सम करेंगे तो 6 हो जाएगा,
और 2 4 6 2 8 और 5 13 1 हो जाएगा, 6 7 8 और 3 11 और 6 जाएगी, 11 और 6 17 हो गया, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए 6 हो गया, सॉरी गलत हो गया, 1 यहाँ होगा 1 2 6 ऐसे होगा, 1 2 6। वाटर जो है 17 ग्राम होता है और 7 मॉलिक्यूल वाटर का है, नहीं 7 मॉलिक्यूल वाटर का है, तो 7 मॉलिक्यूल वाटर का है तो ये 126 126 ऐसे आएगा। अब देखिए 6 4 10 हो गया, 12 हो गया और 12 17 का 7 1 हो गया और 6 8 हो गया और 8 9 हो गया, 9 प्लस 3 12 हो गया और 12 ये 18 हो गया और ये 287 हो गया, 287 इस टोटल वेट आ गया। तो बस इसका परसेंटेज निकालना है, 65 65 बाई टोटल मास 287 इंटू 100 जो है कि यानी 6500 डिवाइडेड बाई 287 जो है, तो ये लगभग शायद 22.65 आपका आंसर आ जाता है। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, टाइम तो हो गया है, लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का देख लेते हैं तो सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है सर क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए एक मेटल का ऑक्साइड है Z2O3 है, यानी इसमें जो मेटल जेड है इसका वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। इट कैन बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन टू गिव ए फ्री मेटल, और इसको जब हाइड्रोजन से रिड्यूस कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, तो जिन फ्री मेटल मिल रहा है और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2O जो भी बने उससे मतलब नहीं है, एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 0.196 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड इसका वेट दिया हुआ है, ये रिड्यूस ये जो है कितना हाइड्रोजन से रिड्यूस हो रहा है, कंप्लीट 6 मिलीग्राम हाइड्रोजन से रिड्यूस हो रहा है। तो कह रहा है एटॉमिक वेट मेटल का कैलकुलेट करना है, तो इसको 2 स्टेप में करना होगा। फर्स्ट स्टेप में तो आपको इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना मेटल ऑक्साइड का ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल कर देंगे, ये मेटल बन जाएगा और फिर क्या है वाटर फॉर्म होता है, ठीक है ना, वाटर फॉर्म होता है तो मेटल वाटर। तो ये 1 ग्राम हाइड्रोजन जितने से रिएक्ट करेगा वही इक्विवेलेंट वेट होगा मेटल ऑक्साइड का। देखिए 1 मिलीग्राम हाइड्रोजन जो है कंबाइन कर रहा है कितने से, जो है कि 0.1596 ग्राम मेटल ऑक्साइड से कंबाइन कर रहा है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से कंबाइन करें, इसको डिवाइड करेंगे 6 कितना मिलीग्राम था, 6 मिलीग्राम था, तो 6 मिलीग्राम, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 से जाएगी, इतना इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। 1 ग्राम जो भी कंबाइन करेगा हाइड्रोजन इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड का हो गया। ये कितना हो गया देखिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.1596 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 6, तो देखिए 1 2 3 यानी कि ये आ गया 159.6 डिवाइडेड बाई 6 ग्राम, ये इक्विवेलेंट वेट आ गया मेटल ऑक्साइड का। और मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट होता था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन का 8 हो जाता है, ये हो गया E+8। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से जो है कि 6 3 जा 6 2 जा 12 हो गया और 12 का 3 ये 39 आ जाएगा, 39 और 6 6 जा नहीं 36, फिर 3 बचा, फिर 36, 26.6 आ गया और 26.6 इक्वल टू क्या आ गया E+8, तो E हमारा कितना हो जाएगा 26.6 माइनस जो है कि 8 डिवाइड करना है, ठीक है ना, 8 डिवाइड करना है, तो ये जो है कि 6 हो गया और ये हमारा 18, हाँ ठीक है ना, 6 चला गया, ये 18.6 आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 18.6। अब देखिए मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है Z2O3, यानी Z का वैलेंसी कितना है 3 है, तो जब इक्विवेलेंट वेट में हम लोग वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एटॉमिक वेट आ जाता है, तो 18.6 इंटू 3, तो ये 18 54 6 18, तो 55.8 एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर है ना। तो इसमें 2 स्टेप में है, पहले की
बाय डिफिनीशन 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, तो ये आ जा रहा है, हमारा आंसर आ जा रहा है 26.6 ग्राम आ जा रहा है। 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, 26.6। तो ये मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट को हम लोग शॉर्ट में E+8 लिखते हैं। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया 20, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 18.6 आ गया। और इसमें वैलेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल आ जाता है, दैट इज 55.8। दैट्स ऑल। तो ये टॉपिक 2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, और टॉपिक 3 जो बचा वो हम लोग एग्जाम के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग एग्जाम के बाद मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेलकम। सर हाँ बोलिए। सर कहीं पे अगर परसेंटेज का क्वेश्चन हुआ और ऑक्सीजन हुआ तो हम उसका मोलर मास 32 लेंगे या 16? किसमें? ऑक्सीजन अगर हुआ तो उसका मोलर मास 32 लेंगे या 16? नहीं देखो, किसमें, जैसे कि अगर मॉलिक्यूल के रूप में कंसिडर, नहीं, जब भी इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो एटॉमिक मास ही हम लोग को लेना है, मॉलिक्यूलर मास नहीं, एटॉमिक मास। एटम का परसेंटेज होता है, मॉलिक्यूल का नहीं। ओके सर। हाँ, मॉलिक्यूल का परसेंटेज नहीं, एटम का परसेंटेज लेते हैं, इसलिए 16 लेंगे। इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑक्सीजन का मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास लेंगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मंडे को मिलते हैं। ओके, वेलकम।